हेलो फ्रेंड्स। एडास जो इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया में, तरह तरह की गाड़ियों में एडास लेवल 1 एडास लेवल 2 आपने सुना होगा। क्या असल में ये प्रैक्टिकल है? इंडिया में आपको एडास वाली गाड़ी लेनी चाहिए? ऐसा ही कंफ्यूजन हमारे एक सब्सक्राइबर के मन में है। सम 321 रेडिफ के नाम से इनकी आईडी है। ये सवाल करते हैं, सर मेरे पास फोर्ड फ्री स्टाइल 2020 मॉडल पेट्रोल गाड़ी है और अब जैसे ये एथनॉल वाली ब्लेंडिंग शुरू हो रही है तो मुझे लगने लगा है कि मुझे ये समय रहते गाड़ी बेच के दूसरी गाड़ी ले लेनी चाहिए। और मेरी अभी फैमिली भी बड़ी हो गई है, 5 एडल्ट्स हैं और एक बच्चा है, साथ में उनका लगेज भी होता है। साल में 12,000 किलोमीटर के आसपास इनकी रनिंग होती है। हाईवे पे भी ठीक ठाक इनकी रनिंग रहती है। तो इनका सवाल है कि मुझे कोई गाड़ी सजेस्ट कर दीजिए जो मैं ले लूं, मेंटेनेंस जिसका थोड़ा ठीक ठाक हो, कम हो, कंफर्ट अच्छी हो और साथ में इनको ये भी लग रहा है कि एडास इनके लिए बहुत यूजफुल होगा। तो देखो सर, आपके हिसाब से मैं गाड़ी तो सजेस्ट कर देता हूं, लेकिन एक प्रैक्टिकल एडवाइस है, वो समझ लेना। इसके बाद आप डिसाइड कर लेना कि आपको एडास लेना है या नहीं लेना है। देखो, एडास हमारे इंडिया में अभी इतना प्रैक्टिकली यूज नहीं हो पा रहा है। रीजन वो समझ लो। देखो, एडास सिस्टम ब्रेकिंग करता है, अपने आप सेंस करके उसका रडार काम करता है और उसके अंदर डेटा फीड होता है कि ये अभी ऑटो आ रहा है, ये 3 व्हीलर आ रहा है, 2 व्हीलर आ रहा है, ये पेडिस्ट्रियन आ रहे हैं। हमारे इंडिया में तरह तरह के जुगाड़ वाहन चलते हैं। कोई ऑटो कुछ अलग टाइप का है, कहीं रिक्शा है तो कहीं ठेले पे जूस वाली मशीन है। इन चीजों को एडास रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता है और मिसबिहेव करता है। कई बार तो ऐसा होता है कि आप लेन में चल रहे हो, आपने एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल यूज कर रखा है, पीछे से गाड़ी से आप डिस्टेंस बना के चल रहे हो, अचानक से कोई बाइक वाला आता है, बीच में घुस जाता है, या गैप देख के कोई कार वाला ही घुस जाता है। सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है, सडन ब्रेकिंग दे देता है, पीछे वाली गाड़ी आके टकरा सकती है। इस तरह के ग्लिच अभी हैं एडास के अंदर, क्योंकि इंडिया के अंदर जो रोड्स हैं उसमें लाइनिंग भी प्रॉपर नहीं है। लेन असिस्ट आप करोगे तो कैसे, लेन मार्किंग ही नहीं है, कहीं है तो कहीं अलग टाइप की है। स्पीड लिमिट कहीं है कहीं नहीं है, कहीं है तो वो अत्यंत लो है जहां पे उतनी स्पीड में चल ही नहीं सकते हैं, और कहीं पे ऐसी स्पीड लिमिट लगी हुई है जिसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। कोई स्पीड लिमिट 5 साल पहले लगी थी, वहां काम चल रहा था, वो अभी तक अपडेट ही नहीं हुई। 20 की स्पीड लिमिट है और वहां गाड़ियां चल रही हैं 80 और 100 में। तो मेरे हिसाब से अभी इंडिया में इतना यूजफुल नहीं है एडास। एडास को अभी आप अवॉइड करो। अगर आपको ड्राइविंग अच्छी आती है तो आपको खुद ऐसा लगने लगेगा कि यार एक कंप्यूटर मेरी ड्राइविंग को इंटरप्ट कर रहा है। आपको खुद उलझन सी फील होने लगेगी। वो आपकी सेफ्टी का काम ना करते हुए एक परेशानी पैदा कर देगा। इसके बाद भी अगर आपको लगे एडास वाली गाड़ी लेनी है तो फिर आप एक्सयूवी 700 देख सकते हो, किया में कैरेंस देख सकते हो। बड़ी गाड़ी आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि आप बता रहे हो 5 लोग हैं और साथ में आपका लगेज भी होगा, हाईवे के ट्रिप करते हो तो आपको 7 सीटर कार लेना चाहिए। इस ब्रैकेट में आपको और भी कोई गाड़ी पसंद आ रही हो तो आप देख सकते हो। हाँ, आपका हाईवे पे रन ज़्यादा है, डीपीएफ को अच्छे से समझते हो तो फिर आप डीजल गाड़ी सेलेक्ट कर लेना। और एक्सयूवी कैरेंस दोनों में ही डीजल ऑप्शन मिलते हैं। रही बात अगर आप सीएनजी में जाना चाहते हो, पैसे थोड़े कम डालना चाहते हो, तो एक्सएल 6 या आर्टिगा देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको वो क्रूज कंट्रोल वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके अलावा एडास आपको लेना ही है और थोड़ी छोटी गाड़ी भी आपको चल जाएगी तो आप होंडा एलिवेट भी देख सकते हो। इसका एडास एक्चुअल में कैमरा बेस्ड होता है, रडार बेस्ड नहीं होता। मोटे शब्दों में कहूँ तो इन फीचर्स को ऑन या ऑफ अपने हिसाब से कर सकते हो, तो आप एलिवेट की तरफ भी जा सकते हो। लेकिन फिर भी मैं भी यही कहूँगा, अगर एडास को फिलहाल अवॉइड किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। एडास एक तरह से सिर्फ आपको फीचर नहीं देता, साथ में उसका एक मेंटेनेंस भी बढ़ता है और इसका मेंटेनेंस कुछ ऐसा बढ़ता है कि कहीं कुछ वो हो ही नहीं पाता। तो समझदारी तो इसी में है कि फिलहाल एडास लेवल 1 हो या लेवल 2, इसको अवॉइड किया जाए। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल लवप्रीत जी का है। फरवरी 2025 में इन्होंने ग्रैंड विटारा ली थी ये सोच के कि मैं 10-12 साल रखूंगा और टेंशन फ्री रहूंगा, लेकिन एथेनॉल वाली न्यूज आ रही है तो ये परेशान है कि अब मैं क्या करूं। ये एथेनॉल की ब्लेंडिंग बढ़ती जाएगी, मेरी तो E20 वाली ही गाड़ी है, मैं क्या करूंगा? क्या मुझे अभी गाड़ी को सेल कर देना चाहिए, क्योंकि बाद में तो फिर वो बिकेगी नहीं। अगर E30 E85 कुछ आ गया तो इनकी गाड़ी तो आउटडेटेड होगी, उस समय उसका दाम भी नहीं मिलेगा। तो इनके मन में यही कंफ्यूजन है कि मैं अभी इस गाड़ी को सेल कर दूं, फिर दूसरी गाड़ी ले लूं या फिर इसको ही चलने दूं। तो देखो सर, अभी आपकी गाड़ी E20 वाली है। लेटेस्ट जितनी भी गाड़ियां आज आप खरीदोगे E20 वाली ही होंगी। अभी गवर्नमेंट को टाइम लगेगा ये डिसाइड करने में कि E35 वाली इंजन लेके आए या फिर सीधे E85 और E100 वाले लेके आए या फिर फ्लेक्स फ्यूल की किट ही अवेलेबल करा दें इंडिया में। अभी कुछ भी ऐसा श्योर नहीं है। तो मैं तो ये कहूंगा 2025 मॉडल ग्रैंड विटारा है आपकी, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी तो E20 मार्केट में चल रहा है, E20 गाड़ी आपके पास है, आराम से चलाओ, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, मुसीबत खड़ी हो सकती है, अगर आपकी गाड़ी उस समय आउटडेटेड हो गई तो पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतने सारी चीजें होने के बाद अब गवर्नमेंट कोई ऐसा फैसला लेगी कि नई गाड़ियां जिनकी अभी करंट की 1-2 साल पहले की गाड़ियां हैं
वो आउटडेटेड हो जाए। ऑप्शन ये हो सकता है आपको अलग से E20 वाला फ्यूल मिले। ऑप्शन ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट हमारे यहाँ एक किट अवेलेबल करा दे जो गाड़ी में इंस्टॉल होने के बाद सेम उसी गाड़ी को आप E85 तक भी चला सकते हो। क्योंकि पहले जब चेंज हुआ E10 से E20, उस समय 10 वाली गाड़ियाँ काफ़ी कम रह गई थी। मार्केट में लोगों के पास नया नया पैसा आया था, लोगों ने खूब गाड़ियों की खरीदारी की थी, ऑटोमोबाइल मार्केट एकदम बूम पे चला गया था, पुरानी गाड़ी कोई रखना नहीं चाह रहा था। मतलब एक तरह के स्ट्रेटेजी थी वो, कम लोगों के पास वो पुरानी गाड़ियां बची, तो फिर गवर्नमेंट से टकराने के लिए भी कम लोगों की आवाज़ बची, वहाँ तक इतना उनको फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अभी अगर E20 वालों के ऊपर भी मुसीबत आएगी तो एक बड़ी आवाज़ बनेगी। तो मुझे लगता है कि शायद ऐसा फैसला तो ये लोग लेंगे नहीं, कुछ इसका सोल्यूशन निकलेगा, आप घबराओ नहीं, कोई वैल्यू ऐसी इतनी जल्दी डाउन नहीं होने वाली है। और साथ में आपकी रनिंग भी लगभग 20,000 किलोमीटर ईयरली है, तो फिर आपको इतना कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं, आप अच्छी खासी गाड़ी चला ले रहे हो और उसके पैसे भी वसूल कर रहे हो। नितेश नागेश जी का अगला सवाल है, सर मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ और मैं कार लवर भी हूँ। मेरे पास अर्टिगा CNG 2024 मॉडल है, अभी 23,000 किलोमीटर चली है और काफ़ी टाइम से उसमें 70-80 किलोमीटर की स्पीड पे जाने के बाद ब्रेक अप्लाई करते समय वाइब्रेशन आता है। जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, इन्होंने सर्विस सेंटर पे कई बार दिखा लिया, सर्विस सेंटर वाले कई बार ब्रेक पैड को क्लीन करते हैं, कई बार डिस्क को क्लीन करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। इनको ये भी खतरा लगता है कि कहीं मैं ब्रेक लगाऊं और स्टीयरिंग इतना वाइब्रेट कर रहा है, कहीं कुछ हादसा ना हो जाए। तो देखो सही है, हादसा हो सकता है। जिस तरह से आपके ब्रेक में वाइब्रेशन आ रहा है, आपके सस्पेंशन में प्रॉब्लम आ सकती है, स्टीयरिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, वो छोटी प्रॉब्लम बढ़ सकती है गाड़ी में। सर्विस सेंटर वालों ने उन्होंने बोल दिया कि ये ठीक है, ले जाओ, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इस तरह की वाइब्रेशन जो 70-80 की स्पीड के आसपास आती है ब्रेक लगाने पे, पहला नंबर, आपके व्हील कहीं से बैंड हैं, रिम को चेक करा लेना, एलॉय व्हील है तो चेक कराना, कहीं वो बैंड होंगे तो उस कंडीशन में वाइब्रेशन आती है। दूसरा, जो डिस्क होती है जिसके ऊपर ब्रेक पैड चिपक के चलते हैं, वो डिस्क कई बार ऐंठ जाती है गर्म होने के बाद, या फिर कभी कहीं हिट हुआ हो, कहीं गड्ढे पे गाड़ी गई हो, ये बहुत सारे कॉज होते हैं जिनकी वजह से डिस्क टेढ़ी हो जाती है। डिस्क टेढ़ी होगी तब आपको ब्रेक लगाते समय पूरी गाड़ी में वाइब्रेशन फील होगा। आपके स्टीयरिंग का इनर टाई रॉड एंड या फिर आउटर टाई रॉड एंड, दोनों में से कोई भी एक कटा होगा तब भी आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा फील होगी। हल्की सी प्रॉब्लम माइनर है, ब्रेक लगाओगे पूरा ऐसा झिंझोड़ने लग जाएगी। या फिर आपके बॉल जॉइंट कटे हुए हैं सस्पेंशन के, उस कंडीशन में भी आपको ऐसी ही वाइब्रेशन आएगी। एक तरह से वो वाइब्रेशन कम लेवल का है लेकिन वो पूरे पार्ट्स पे इफेक्ट डाल रहा है। तो उसको डायग्नोस करने के लिए मैंने आपको सिंपल बता दिया है, डिस्क प्रॉपर चेक करा लेना, व्हील चेक करा लेना, सस्पेंशन खोल के चेक कराना, सस्पेंशन में कोई भी बॉल जॉइंट कटा हुआ होगा या फिर बुश कटा हुआ होगा या फिर गाड़ी कभी आगे से टकराई होगी, मिस अलाइनमेंट होगा, उस कंडीशन में ये ऐसी वाइब्रेशन आती है। और कई बार इस तरह की वाइब्रेशन ABS मॉड्यूल की वजह से भी आती है, क्योंकि ब्रेक एंटी क्लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो काम करता है इस तरह से ब्रेक लगाता है, लगातार नहीं लगाता, वो भी वाइब्रेशन डाल देता है। लेकिन उसमें एक साइन और आता है, आपके ब्रेक पैडल पे भी वाइब्रेशन ज़्यादा फील होता है। और दूसरा, ब्रेक पैडल थोड़ा सा स्पंजी फील होता है, कई बार एकदम अंदर चला जाता है। तो उस कंडीशन में आप ब्रेक को भी देखना। लेकिन मेरे हिसाब से आपका डिस्क, व्हील, पैड, सस्पेंशन या फिर अलाइनमेंट, इनमें से ही कोई इशू है। रिसेंटली मैंने यही प्रॉब्लम सॉल्व की है, सर्विस सेंटर वाले उसको नहीं समझ पा रहे थे, कई बार गाड़ी गई थी और इसकी वजह से गाड़ी में और भी प्रॉब्लम आई थी। तो एक बार किसी अच्छी जगह पे आप चेक करा लेना। मैं अब अगला सवाल ले लेता हूँ। लोकेश सूथर जी कहते हैं कि सर मेरे पास एक Hyundai ग्रैंड i10 है स्पोर्ट्स, मार्च 2020 मॉडल, जिसे इन्होंने लगभग 40,000 किलोमीटर चलाने के बाद 2026 में सेल कर दिया। 6 साल में 40,000 किलोमीटर भी चला ली गाड़ी। अब ये चाहते हैं कि मैं एक नई गाड़ी लूं। इन्हें पसंद है डीजल गाड़ी का पंच, परफॉर्मेंस, पावर, तो ये डीजल गाड़ी की तरफ जाना चाहते हैं नई गाड़ी में। इनके पास ऑप्शन ये भी है कि ये CNG की तरफ चले जाएं, या तो CNG ले लें या डीजल ले लें। कोई गाड़ी खरीदने के लिए मुझसे सजेशन चाहते हैं। देखो सर, अगर मुझसे क्लियर सही ओपिनियन आप मांगोगे, आपकी रनिंग के हिसाब से पेट्रोल इंजन आपके लिए बना है, CNG उस कंडीशन में लो जब आप अकेले रनिंग ज़्यादा करते हो, फैमिली के साथ ट्रैवल नहीं करते हो, लगेज की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तब आप ले लेना CNG। अदरवाइज CNG में भी अब फ्यूचर में इतना कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। आप CNG में पहले के टाइम से और अब से देख लो, फ़ायदा आधा घट गया है। पहले CNG का प्राइस क्या था, आज CNG का प्राइस क्या है, आने वाले समय में थोड़ी दिक्कतें और बढ़ेंगी। तो मेरे हिसाब से मोटा मोटी पेट्रोल इंजन पे जाओ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि यार मैं डीजल ही गाड़ी लूँ क्योंकि आपको डीजल का परफॉर्मेंस पसंद है, तो देखो हर एक चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। आपकी रनिंग के हिसाब से डीजल गाड़ी आपको महंगी पड़ जाएगी, मेंटेनेंस को लेके, माइलेज को लेके नहीं, आज सस्ती कल महंगी पड़ेगी। अच्छा, एक ऑप्शन और है इनके पास, ये चाहते हैं कि मैं 2020 मॉडल सेकेंड हैंड ब्रेजा या वेन्यू डीजल में ले लूँ क्या। तो देखो सर, 2020 मॉडल तो शायद आपको ब्रेजा मिलेगी नहीं,
डीजल में, क्योंकि 2020 में ही बंद हो गई थी, BS6 आ गया था। BS6 आने के बाद सारी गाड़ियां मारुति की पेट्रोल में ही थी। और रही बात डीजल की, हुंडई गाड़ी आप सेकेंड हैंड लेने की सोच रहे हो और DPF लगी हुई, तो मेरे हिसाब से ये सही डिसीजन नहीं होगा। लोग अब जो गाड़ियां हैं जो 20 वाली, 21 वाली, 22 वाली प्रॉब्लम के साथ बेच रहे हैं। कोई उसकी लाइट निकाल दे रहा है DPF वाली, कोई नीचे रेजिस्टेंस लगा रहा है, मतलब किसी तरह बस निकाल रहे हैं। कहीं वो निकाली हुई गाड़ी आपको चिपक गई तो मज़े लिए थे डीजल के उन्होंने और सजा सहोगे आप। तो ये सेकेंड हैंड वाला रोल अभी तो मत करना। लेना होगा तो नई गाड़ी ले लेना। नई गाड़ी में आप पूछ रहे हो मारुति या हुंडई कौन सी गाड़ी लूँ, तो देखो मारुति की भी अच्छी गाड़ियाँ हैं, हुंडई की भी अच्छी गाड़ियाँ हैं। आपको जो पसंद आ जाए वो ले लेना। बाकी इस तरह की प्रॉब्लम से बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं कि CNG लें, पेट्रोल लें, हाइब्रिड लें, क्या लें। इसके ऊपर मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाने का प्लान कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि ऐसी वीडियो बनानी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, वो वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। सन्नी मेहरा जी का अगला सवाल है। हेलो सर, आपके सारे वीडियो देखता हूं बहुत पहले से और कुछ DIY खुद भी कर लेता हूं आपके वीडियो देख के, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे DIY फॉलोवर्स हैं तो इनके लिए गाड़ी इनके हिसाब से सजेस्ट की जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें अपने आप कर लेना जानते हैं और मेरी सारी वीडियोस देखते हैं। आगे इनका सवाल क्या है, टाटा टियागो XZ है अभी इनके पास, जो 9 साल पुरानी हो गई है। अभी एक बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं 7 सीटर के आसपास, साथ में इनकी फैमिली में 2 डॉग्स भी हैं जिनके साथ ये ट्रैवल करने का प्लान करते हैं। कौन सी गाड़ी इनको लेनी चाहिए? पहले इन्होंने अपने बजट में XL6 रखी है, XL6 के साथ साथ एक अर्टिगा रखी है, लेकिन ये इनको थोड़ा सा कमर्शियल यूज़ में ज़्यादा दिखती है और थोड़ी आउटडेटेड भी फील हो रही है। इनको 7 सीटर पे अपग्रेड करना है। XL6 ले सकते थे लेकिन वो प्रॉपर 7 सीटर नहीं है। इनके पास अर्टिगा और कैरेंस का ऑप्शन बच जाता है। अर्टिगा में इनको लगता है कि पुरानी सी है और कमर्शियल यूज़ में ज़्यादा दिखती है, टैक्सी वाले ज़्यादा यूज़ करते हैं और इनको इंटीरियर भी थोड़ा सा आउटडेटेड सा लगता है। तो अब इनके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, किया कैरेंस का। देखो किया कैरेंस मेरे बैकग्राउंड में खड़ी है, मैं यूज़ भी कर रहा हूँ। आपके हिसाब से बिल्कुल बेस्ट रहेगी, आराम से ले लो। लेकिन हाँ, अगर हाईवे पे रनिंग है आपकी तब डीजल गाड़ी ले लेना, नहीं तो पेट्रोल गाड़ी चुन लेना। मेरे ख्याल से आप DIYer हो, आप जानते हो कैसे इसको DPF को मेंटेन कर लेना है, तो आप डीजल गाड़ी भी ले सकते हो। कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम आपको तो नहीं आएगी, क्योंकि यूरिया कंजम्पशन, ये वाली चीज़ें, कार्बन क्लीनिंग और सारी चीज़ें मैंने एक एक करके दिखाई रखी हैं और मेरा ये पूरा एक्सपीरियंस आपके आगे भी काम आता रहेगा। तो बेझिझक आप किया कैरेंस पे चले जाओ। बस एक चीज़ ध्यान में रखना, इसके पार्ट्स लेने के लिए आपको सिर्फ सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा, ऑर्डर लगाना पड़ेगा। थोड़े से पार्ट्स इनके धीरे से मिलते हैं, आराम से मिलते हैं, बाकी आप समझ रहे हो। और आपके मन में भी कोई सवाल है जो आप मुझसे जानना चाहते हैं Q&A में, #Q&A लिख के कमेंट कर देना। आपका सवाल भी Q&A में लिया जाएगा। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।